देखिए एक बार फिर से मैं रिवीजन के तौर पर बता देता हूँ। कोई समुच्चय है, उसको लिखने का तरीका होता है 1 2 3 4, इस तरह से हम समुच्चय कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा लगाते हैं, उसके अवयवों को अलग करते हैं। किसी को लिखने का एक तरीका होता है कि ये एच टाइप के अवयव हैं और मान लो मैं 10 तक लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 6 7 8 9 10। एक लिखने का तरीका ये है कि इसका मान और x बिलोंग टू n, ये समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। ये समुच्चय में x की तरह अवयव है, फिर हमने x को डिफाइन कर दिया कि x क्या है। कोई 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं हैं, कौन सी वाली? n का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5। फिर इसके बाद आ जाता है दो समुच्चयों का यूनियन। मान लो a बराबर है 1 2 3 और b बराबर है 4 5 6 1, तो a यूनियन b, इसका मतलब होता है a या b। ए या बी का मतलब है कि जो इसमें अवयव आएंगे वो या तो ए के होंगे या बी के, यानी 1 2 3 4 5 एक अवयव को एक ही वाली। फिर आता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी। ए और बी का मतलब है कि ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा अवयव दोनों में है? ए में भी है और बी में भी। फिर आता है ए माइनस बी, ए परंतु बी नहीं। इसका मतलब है ए में से बी के अवयव निकाल दो। ए के अवयव है 1 2 3 और बी के अवयव है ये, ए में जो भी बी के अवयव उन्हें निकाल दो। कितना बचा? 2। एक आता है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है u माइनस ए। u का मतलब यहाँ पे यूनियन न होकर होता है यूनिवर्सल सेट, जिसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है तो दुनिया के सारे अवयव होते हैं। अगर सवाल संख्याओं का है तो उसमें दुनिया की सारी संख्याएं होंगी। अगर उसने सार्वत्रिक समुच्चय को पहले से बताया नहीं, अगर बता दिया तो वही। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं, तो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाते हैं। एक होता है फाइव, ये होता है रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है ए गुणा बी, जिसे हम कहते हैं समुच्चय। एक तरह से ये समुच्चयों का योग है, ये समुच्चयों की घटा है ना। इसमें अपने कॉमन निकालते हैं। ये समुच्चय का उल्टा हो गया, जैसे 2 का उल्टा -2 योगात्मक प्रतिलोम हो गया। 2 का 1/2 अगर हम कहें तो वो गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ऐसे समुच्चय में जो उल्टा होता है, ठीक है, अर्थ का अर्थ होता है, ऐसे ही ए का उल्टा होगा ए को सार्वत्रिक में से घटा के आएगा। घटाना मैंने आपको सिखा दिया। अब हम पहुंच जाते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्तीय गुणन। दो समुच्चयों का कौन सा गुणन? कार्तीय। कार्तीय गुणन जो निकलता है उसमें a, b टाइप के अवयव आते हैं। इसमें a का अवयव होता है और b का। अगर मैं कहूँ a बराबर 1 2 3 और b बराबर मैं कहूँ a, b और मैं दोनों का कार्तीय गुणन निकालूँ तो 1 2 3 की गुणा करनी पड़ेगी मुझे a, c। दो समुच्चय गुणा कैसे? समुच्चय गुणा होगी तो ये जो अवयव आएगा, ये अवयव जो है ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर, a, b। इसे हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में कहते हैं इसे क्रमिक। ठीक है, तो अगर हम a क्रॉस b निकालते हैं तो 1, a 1, b 2, a 2, b 3, a और 3। यानी ये जो अवयव आएंगे दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन के, वो अवयव एक ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, जिसमें पहला अवयव पहले वाले का होगा और दूसरा अवयव दूसरे। अब हम देख रहे हैं कि ए में कितने अवयव थे। ए के अवयव को समझो वो लिखते हैं n ब्रैकेट में ए, ठीक है। तो ए में कितने अवयव हैं? बी में कितने अवयव हैं? 2। तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं? लिखना 6। इसका मतलब दो समुच्चयों के अगर हमारे पास कार्तीय गुणन है, उनके अवयवों की मैं संख्या निकाल रहा हूँ तो वो निकलता है Na गुणा n। एक फार्मूला हो जाता है। कार्तीय गुणन समझ में आ गया?
कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा 1 ए कॉमा 2 ए कॉमा 3 बी कॉमा 1 बी कॉमा 2 बी कॉमा 2, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वो बातें, एक सबसेट का कंसेप्ट में बताना भूल गया आपको, इसे कहते हैं उपसमुच्चय। इसी परिभाषा में लिखा है, किसी समुच्चय के अवयवों को लेकर जितने भी समुच्चयों का निर्माण आप कर सकते हो वो सब क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय। जैसे मान लीजिए एक समुच्चय ए था, ए कॉमन, तो ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय आएंगे 1 2 1 कॉमा 2 और 5। ए के उपसमुच्चय जो है वो क्या होगा, ए के उपसमुच्चय, ए के अवयवों को लेकर जो समुच्चय बनते हैं वो ए के उपसमुच्चय कहलाते। कितने अवयव हैं इसमें, उपसमुच्चय कितना है, ये जो 5 है, 5 का मतलब है रिक्त समुच्चय। आपने पहले एक अवयव लेके बनाया, फिर 2 को लेके बनाया, एक और दोनों को लेके बनाया, एक बार एक भी ले लिया, 5 तो भी तो है। इसका जो निशान होता है वो ये होता है, जैसे 5 है इस सबसेट ऑफ ए, एक जो है वो सबसेट है किसका, ए कॉमन, या मैं कहूँ एक समुच्चय सबसेट है ए का। ये जो निशान बनता है ये सबसेट का निशान, यानी ये इसका उपसमुच्चय, इधर वो खुला है वो समुच्चय बड़ा और इधर वो छोटा है, उधर वो समुच्चय लिखा जाएगा जिसका निर्माण इधर लिखे हुए समुच्चय के अवयवों से किया गया है। ठीक, अब एक फॉर्मूला होता है समुच्चय के, किसी भी समुच्चय के, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की कुल संख्या। किसी समुच्चय ए के अगर मैं उपसमुच्चय लेता हूँ, जैसे 2 अवयव लिए तो कितने अवयव, कितने उपसमुच्चय है, 4, 3 लूंगा तब कितने आएंगे, 4 लूंगा तब कितने आएंगे, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की घात उस समुच्चय के अवयव में। किसी अवयव समुच्चय में जितने भी अवयव है, ठीक है, वो 2 की घात लगा लीजिए। तो रिक्त समुच्चय के अवयवों की संख्या बताओ, रिक्त समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या। रिक्त समुच्चय में कितने अवयव है, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव है, 0। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आएगी, 2 की घात 0। 2 की घात 0 कितना होता है, दुनिया के किसी भी संख्या की घात 0 तो आता है 1। सिद्ध करके दिखाऊं, 2 की घात m माइनस n कितना होता है, 2 की घात m बटे 2 की घात m। ये जो होता है नीचे वाली घात ऊपर जाकर घट जाएगी, या 2 छोड़ो, ये लिख लो, ये तो तुमने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। अरे किसी ने पढ़ा है नहीं ये फॉर्मूला, पढ़ा है। यहाँ पे m बराबर n रखो तो आ जाएगा a की घात m माइनस m, m का m की जगह n रखो, a की घात m, ये कट्टे कितना आ गया 1, और m में से m का कितना बचा 0, a की घात 0 कितना है 1। दुनिया के किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उत्तर कितना आता है उसका 1। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, रिक्त समुच्चय के, रिक्त समुच्चय में कितने अवयव 0, उपसमुच्चय की संख्या 2 की घात 0 कितना हुआ, क्लियर हो गई बात। अब उपसमुच्चय पढ़ने के बाद एक आता है उचित उपसमुच्चय। क्या होता है, जैसे ये मैंने उपसमुच्चय निकाला, इसमें मैंने ये वाला भी ले लिया समुच्चय, ये पूरे 1 और 2 इसके अवयव थे, ये वाला भी ले लिया। अगर मैं ये ना लूं, मतलब जिस समुच्चय के उपसमुच्चय निकाल रहे हैं उस समुच्चय को पूरा का पूरा नहीं अगर लेंगे तो जितने भी उपसमुच्चय होते हैं उनका नाम हो जाता है उचित उपसमुच्चय। उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। सब परिभाषा में लिखवा चुका हूं। तो नंबर ऑफ समुच्चय ए के कौन से उचित उपसमुच्चय, ये बेटा सवाल खोलो जरा बोलो। उचित उपसमुच्चयों की संख्या आएगी 2 की घात na माइनस, क्योंकि उसमें से वो हट जाएगा जो खुद वो समुच्चय, उसको नहीं लेना है, उसको छोड़कर बाकी सब, ये सब जो मैंने बातें बताई आपको, ये संबंध सिखाने के लिए बताई। संबंध क्या है, जिसे कहते हैं हम रिलेशन। समुच्चय ए से, समुच्चय नहीं लिखूंगा मैं, इसको इंग्लिश में लिखूंगा सेट, ठीक है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में
संबंध आर हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए से बी में संबंध, ठीक है, इस तरह से लिखा है। या इसको हम ऐसे लिखते हैं ए आर बी का मतलब है ए का संबंध है किससे, इसका मतलब है अवयव ए संबंधित है इससे, ठीक। तो एक इसका अवयव होगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आर जो है उसमें अवयव जो आएंगे वो ए आर बी टाइप के अवयव होंगे, या ए अवयव होगा ए का और बी अवयव होगा। अब सवाल ये होता है ए आर बी क्या है। ये जो ए आर बी है ये भी ए कॉमा बी टाइप का, अगर ये भी ए कॉमा बी टाइप का है और ये भी ए कॉमा बी टाइप का है, जो कार्तिक वर्णन में निकाला है, दोनों में अंतर क्या है। तो याद रखिए संबंध जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है किसका, कार्तिक, ठीक है, यानी रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए का बी में जो संबंध है वो, अब सवाल ये उठता है कि कार्तीय गुणन में तो जब ए और बी का कार्तीय गुणन लेते हैं तो उसमें सारे अवयव आ जाते हैं, यानी ए के सारे अवयव इन्वॉल्व में, 1 भी है 2 भी है 3 भी है। पहले हमने ए का संबंध बाकी सबसे निकाला, फिर दूसरे वाले का तो सब बाकी सबसे निकाला। अगर मैं इसमें से केवल कुछ विशेष कंडीशन लगा दूं, मैं कहूँ केवल वही संख्या ले जाएंगे जो सम है, उसके अलावा कोई नहीं ले जाएंगे, तो कौन कौन से अवयव निकल जाएंगे, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, तो ये संबंध कहलाएगा इसे। यानी संबंध एक छोटी चीज है, एक तरह से देखा जाए तो संबंध क्या है, उप समुच्चय है किसका, कार्तीय गुणन। समझ में आ गई बात। तो सेट ए से सेट बी में कुल संबंधों की संख्या बता दो, दिमाग में जोड़ डाल के बताओ। जब मैंने कह दिया कि संबंध जो है वो सबसेट है, तो जब संबंध सबसेट है तो सबसेट की संख्या तो मैंने लिखवाई है 2 की घात है। अगर ए के सबसेट में निकाल रहा हूँ तो ए के उप समुच्चयों की कुल संख्या निकल कर आ रही है 2 की घात n। अगर मैं कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहा हूँ तो कार्तीय गुणन के उप समुच्चयों की संख्या है 2 की घात कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या। और कार्तीय गुणन में कितने अवयव होते हैं, n गुणा, ये मैंने यहाँ बता दूँ कि 2 कार्तीय गुणन में आपका कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या निकालते हैं तो n गुणा n भी, क्योंकि संबंध ए से भी। तो कार्तीय गुणन के सबसेट है वही रिलेशन कहलाते हैं, तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की घात n गुणा n। यहाँ तक बात हुई क्लियर, ठीक। अब संबंध कैसे हो सकता है उसके सवाल आप किताब में पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप खुद देखें। अब हम पहुँच रहे हैं फलन, जिसे हम कहते हैं फंक्शन। इसे ऐसे दिखाते हैं fa2b, अगर कहीं लिखा है इसका मतलब है फलन fx एक विशेष संबंध है कहाँ, a से b, ये है बात, ठीक। अब संबंध जो है वो फलन कब बनता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर है, कार्तीय गुणन अगर है तो संबंध क्या होगा, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय निकालो, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय निकालो। इसके उपसमुच्चय क्या आएंगे, इसके उपसमुच्चय मान लो मैं कहूँ r बराबर उपसमुच्चय निकाल दिया मैंने 2 कॉमा a और 2 कॉमा b, इसके खाली 2 अवयवों को लेके मैंने एक सेट बना दिया, तो ये इसका जो उपसमुच्चय है इसके अवयवों से इसका निर्माण हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध। कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय क्या कहलाते हैं, संबंध। ऐसे ही जो फलन है वो फलन जो है वो रिलेशन में से निकलता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 2 अवयवों में जो संबंध है वो कुछ भी हो सकता है, जो सवाल बताएगा उसके हिसाब से चलिए। जैसे हमारे यहाँ भाई बहन माता पिता, ठीक है, रिश्ते होते हैं,
ऐसे गणित में रिश्ते होते हैं, 4 तो आपने पढ़ रखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दो संख्याओं के बीच में क्या क्या रिश्ता है, या जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। उसके अलावा आपने रिश्ता एक पढ़ा है बटे का, 3/2, एक संख्या दूसरे के बटे को, एक घात का पढ़ा है आपने, एक पर दूसरे घात लगी, एक वर्गमूल का पढ़ा होगा, ठीक है। एक आपने समीकरण जब पढ़ी तो रिश्ते पढ़ लिए, y बराबर 3x + 2, ये x और y का रिश्ता है आपस में कि भैया जब x को 3 से बड़ा करते तो y के बराबर हो जाता है, ये x और y का रिश्ता होता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो रिलेशन है, इन रिलेशन में विशेष स्थिति, वो विशेष स्थिति क्या है कि एक अवयव केवल एक ही अवयव से संबंधित होगा। हमने कहा ए का संबंध किससे है, ए आर बी कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, ए आर बी का मतलब है अवयव ए संबंधित है अवयव बी से। ऐसा भी तो हो सकता है कि अवयव ए अवयव सी से भी संबंधित हो जाए, यहाँ हो तो रहा है, देखो 1 ए से भी संबंधित है और 1 बी से, 2 ए से भी संबंधित है और 2 बी से। लेकिन अगर मैं इसमें से एक विशेष, उसका नाम एफ रख देता हूँ, एक विशेष फलन, एक संबंध बनाऊँ जिसमें एक अवयव जो है 1, 2 और 3, बाद वाले देखो, एक ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 ए से संबंधित है, तो ए से जो है वो 1 और 3 दोनों संबंधित है। लेकिन जो पहले वाला है यही महत्वपूर्ण होता है, पहले वाला जो है वो केवल एक ही अवयव से संबंधित होगा। एक अगर ए से संबंधित है तो एक फिर बी से संबंधित नहीं, अगर है तो वो फंक्शन या फलन नहीं। तो बेटा तुम्हारी हरकतें में सही ना लग रही, सुधार लो, नहीं मैं खत्म कर दूंगा। एक ए से संबंधित है और एक बी से संबंधित है, तब ये फलन नहीं है। फलन कब होगा, जब एक खाली ए से संबंधित, 2 खाली बी से, 2 फिर सी से, 2 ए से संबंधित नहीं है, यानी एक अवयव एक ही अवयव से संबंधित है। fx एक संबंध है ए से बी में, फलन कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से क्या है, संबंधित है, तथा एक अवयव केवल एक अवयव से संबंधित। थोड़ी सी ये भाषा जो है टिपिकल हो जाती है बच्चों, अब हम इसे आसान भाषा में समझाते हैं। ये सब नोटेड है। F एक फलन है, कहाँ, A से B में, ये गणित में लिखने की भाषा। F एक फलन है, कहाँ, A से B में। तो अगर हम ये कहें fx बराबर 3x + 2, जो आपने पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा, बहुपद में पढ़ा था, px बराबर ये और gx बराबर ये, ऐसे fx बराबर है 3x + 2। ये एग्जाम्पल है, ये f जो है इसके आगे मैंने x नहीं लगाया। अगर ऐसे लिखा है तो इसकी प्रांत जो है वो होगी a और इसका परिसर होगा b, यानी जो x के मान हैं उनको हम कहते हैं इनपुट। इनपुट कौन है, x। आउटपुट, आउटपुट कौन है, ठीक है। और प्रोसेसिंग क्या हो रही है बीच में, मान लो ये fx बराबर ये है, मैंने x का मान 1 रखा, तो ये कितना हो गया, 5। तो इनपुट कौन दिया मैंने इसमें, 1, और आउटपुट कितना निकल के आया, 5। और बीच में ये जो गुणा हो गया आपने किया, 2 गुणा 3 गुणा, ये क्या है, प्रोसेसिंग। क्या है ये, प्रोसेसिंग। ये जो 3 गुणा 1 + 2 किया, ये क्या है आपकी प्रोसेसिंग। ये कौन करेगा, ये करेगा आपका फंक्शन। कौन करेगा इसको, फंक्शन। तो फंक्शन का काम है एक इनपुट लेना और एक आउटपुट। इनपुट जो देंगे आप उसको कहते हैं हम प्रांत, और जो आउटपुट निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, परिसर। तो जैसे यहाँ पर हमारा जो निकल कर आया है
f1 का मान कितना निकल के आया 5। ये एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फलन f में एक का प्रतिबिंब समझ लो भाषा 5 है, या अगर मैं इसे अंग्रेजी में कहूँ द इमेज ऑफ 1 अंडर फंक्शन f इज 5, और कभी कभी f को मैं fx भी कहता हूं। ये आप समझ जाओ कि fx x जो इसके आगे लगा हुआ है, चाहे मैंने इसे खाली लिख दिया, ठीक। तो fx is a function from set A to set B if for every x belong to A there exists y belong to, यानी प्रत्येक x के लिए जो A में है कोई ना कोई y जरूर मौजूद है B, ठीक। इसके अलावा अगर fx बराबर fy है कहीं आ जाता है, या x प्रत्येक x के लिए अगर ऐसा होता है fx बराबर fy, ये छोड़ो कैसे मुश्किल, fx बराबर यानी x जो है जब आप फंक्शन के अंदर वैल्यू डालोगे तो एक y निकल कर आएगा जो यूनिक होगा। कैसा होगा? यूनिक। ऐसा नहीं होगा कि fx अगर fy के बराबर आ जाएगा तो यहाँ से 100% x किसके बाद होगा? ये नहीं वाली बात नहीं, आप उसको ऐसे समझो बस कि fx इज द फंक्शन ऑफ a to b अगर एक x के लिए एक y एग्जिस्ट करता है एंड x have only one image। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये वाली जो बात लिखी है मैंने कि x की केवल एक इमेज होगी। अब आप कहोगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि एक से अधिक इमेज कैसे होगी। एक फंक्शन लेते हैं हम fx बराबर अंडररूट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? प्लस माइनस में आता है, x का मान 1 रखो, प्लस माइनस से आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ 1 इज कितनी आनी चाहिए? +1। और अगर मैं ये कहूँ इमेज ऑफ 1 इज, और मैंने फंक्शन की परिभाषा क्या बताई कि एक एलिमेंट की इमेज केवल एक ही होगी, और यहाँ एक एलिमेंट की कितनी इमेज आ रही है? तो ये फंक्शन है। यहाँ पे एक एक्स डालोगे तो आउटपुट एक ही आएगा। एक आप ये वाला भी एक कंसीडर कर सकते हो, fx बराबर एक्स स्क्वायर। तो f2 निकाला तो 4 आ गया, और f-2 निकाला तो भी 4 आ गया। ये फंक्शन है। दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। यानी जो पहले वाला पार्ट है उसके लिए केवल एक ही मान होगा। जो बाद वाला पार्ट है, पहले वाले को क्या कहते हैं हम? प्रांत को इंग्लिश में कहते हैं डोमेन, और बाद वाले को क्या कहते हैं? रेंज। अभी और इस पे आगे बढ़ेंगे। अब ये जो डोमेन और रेंज है, एक होता है परिभाषित, या दूसरे शब्द में कहते हैं अस्तित्व है। इन शब्दों का प्रयोग गणित में करते हैं। परिभाषित है, अस्तित्व है, और एक होता है अपरिभाषित। आप जानते हो दुनिया में किसी को 0 से भाग कर सकते हैं क्या? ये अपरिभाषित। और अपरिभाषित को क्या लिखते हैं हम? ये कैसा है? अपरिभाषित। तो अगर हमारे पास जब हम प्रांत निकालेंगे या परिसर निकालेंगे तो उन मानों पर कतई विचार नहीं करेंगे जिन मानों के लिए हमारा फलन अपरिभाषित बन रहा हो। हमारा फोकस केवल एक ही बात पर रहेगा कि हमारा फलन सुपरिभाषित होना चाहिए। x के वह मान
जिसमें फलन सुपरिभाषित रहता है, क्योंकि मान किसके डाला जा रहा है इस फंक्शन में, निकल के किसका मान आ रहा है, y। ये तो y है ना, fx को तो y कहते हैं, fx जो होता है वही y होता है, ये जो लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, आप सोच सकते हो ये x, y निर्देशांक है ना, निर्देशांक नहीं है, ये x वाला है, x है डोमेन और y क्या है, इसकी जगह एक शब्द और प्रयोग करते हैं कोडोमेन, इसके बारे में हम बताएंगे रेंज और डोमेन, कोडोमेन में क्या है, डोमेन कॉमा कोडोमेन, प्रांत कॉमा सह प्रांत। ठीक है, तो कार्तीय गुणन में जो हम देख रहे हैं, इसमें अगर आपसे कहें इसकी प्रांत बताओ, इस फलन की प्रांत बताओ, तो प्रांत तो पहले वाला है 1 2, और आपसे कहें परिसर बताओ a, तो समझ में आ गया कैसे प्रांत निकलता है, कैसे परिसर निकलता है, पहले वाला प्रांत होता है, बाद वाला परिसर। अब मुद्दे की बात पे आ जाए, नोट हो गया सब, करना है नोट, चलो वीडियो से देखिए, क्योंकि ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं रिवीजन तुम्हारे दिमाग में ही बैठा रहा हूँ कि जब मैं आगे कोई शब्द बोलूंगा तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। लाइक देखो सवाल तो अब आप कुछ देख रहे हो, हम टाइप ऑफ फंक्शन पे चल रहे हैं। टाइप ऑफ फंक्शन, इससे पहले हम इंटरवल और समझ, ये रह गया समझने से क्या, एक होती है नंबर लाइन, नंबर लाइन पे होता है 0 1 2 3 -1 -2। अगर मैं कहूँ 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या है, अनंत। अब अगर मैं उनका समुच्चय लिखने बैठूं तो, क्योंकि जो n होता है वो समुच्चय होता है 1 2 3, फिर w लिखते हैं 0 1 2 3, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर हम लिखते हैं z 0 1 2 3 और ये -1 -2, इस z को हम i भी कहते हैं। ठीक, अगर मैं आपके पास वास्तविक संख्या लिखूं तो वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों, ठीक है। तो फिर अगर मान लो परिमेय कहूँ तो परिमेय नहीं लिख पाओगे, तो परिमेय के लिए हम कैसे बताते हैं, समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। भाई इसमें a/b टाइप की संख्याएं होंगी जहां पे b0 नहीं होगा, सच दैट ये आपके पास कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम निकालेंगे अपरिमेय, तो अपरिमेय को भी फिर कह देंगे कि जो परिमेय नहीं होती वो अब, अगर मैं कहूँ अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या हो गई रियल नंबर, उसमें से निकाल दीजिए कौन, परिमेय। अब अगर आपसे रियल नंबर लिखने को मैं कह दूं फिर कैसे, तो रियल नंबर लिखने के लिए अगर मान लीजिए कोई संख्या x, ऐसी संख्या लिखनी है जो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी, कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, करोड़। अब हम कैसे लिखें उसको, उसके लिए इंटरवल का प्रयोग होता है, किसका, इंटरवल। इसको हम लिखते हैं इस तरह से कि x बिलोंग टू a, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इससे कंफ्यूज मत कर देना x, y से, जो मैंने कहीं लिखा था, लिखा गया है वो, ये अलग है, ये इंटरवल है कि x का मान अगर 1 से 2 के बीच में है तो इसका मतलब आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, छोटी संख्या लिखो, कॉमा लगाओ और बाद में बड़ी संख्या, x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। अगर कहीं ऐसा लिखा है इसका मतलब है x बिलोंग टू, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है कि x का मान 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, बराबर। ये कौन सा इंटरवल कहलाता है, क्लोज। और ये कौन सा इंटरवल है, ओपन में छोटी ब्रैकेट लगती है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि x बिलोंग टू 3 4 और यहाँ पे क्लोज लगती है, इसका मतलब है ऐसी संख्याएं जो 3 से तो मैं बड़ी और 4 से छोटी वाली, ये है इंटरवल। इसमें इस ऑर्डर पेयर से इसको कंफ्यूज मत करिए, और ना ये निर्देशांक है,
ये समुच्चय लिखने का एक तरीका है। जब हम रियल नंबर के बारे में बात करते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अभी होगा इसका प्रयोग। टाइप ऑफ फंक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है तत्समक फंक्शन। ये होता है fx बराबर x। ठीक है, तो पहले तो हम बनाएंगे इसका ग्राफ। fx को हम क्या कहते हैं? ये y में क्यों कह रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हमारे पास जो अक्ष होती है ये x अक्ष, x का मान है और ये y। तो x का मान 0, y का मान 0। क्यों? अगर यहाँ हम देखें f0 निकालोगे तो कितना आएगा? 0। f1 निकालोगे 1, f2 निकालोगे, क्लियर है? तो 0 निर्देशांक। अब ये अगर यहाँ x0 है तो ये तो पूरा y का मान है ना, y कितना होगा? 0। अब आप बताओ x0 y x1 तो y भी 1 दिया। इसका ग्राफ है y बराबर fx ना, fx बराबर x या y बराबर। अब इसकी बताओ प्रांत, और फिर तुम्हें बताना है परिसर। प्रांत मतलब होता है डोमेन, परिसर का मतलब होता है रेंज। बताओ, मैं पहले बता देता हूँ कि प्रांत क्या होती है। प्रांत जो है वो x के, इसके x के वो मान होते हैं जिसके लिए फलन सुपरिभाषित बना रहता है। तो क्या x का कोई मान है ऐसा जिसके लिए फलन परिभाषित ना हो? फलन कुछ इस तरह का बन जाए, 1/0 या अनंत बन जाए, 0/0 बन जाए। क्या कोई ऐसा x का मान है? यहाँ पे तो ऐसा कोई भी मान रखोगे तो वही मान निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी प्रांत क्या हो गई? माइनस अनंत से इंटरवल में लिखा है। ये क्या है? माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसी को कहते हैं r। r का मतलब होता है वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में कहते हैं इनको रियल नंबर। क्योंकि हम इसे रियल नंबर कहते हैं इसलिए हम इसे r से। अब मैं आगे जब लिखूंगा तो माइनस अनंत से प्लस अनंत को सीधे r ही लिखा करूंगा। ठीक है, ये रियल नंबर लिख दूंगा, उसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आ गई बात? अब इस r से और इस वाले r से कंफ्यूज मत हो जाना। कहाँ गया? गायब हो गया। संबंध का नाम भी तो r लिखा था, वहाँ भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये रिलेशन है कि ये रियल नंबर है। इसलिए कुछ किताबों में इस r को जो लिखते हैं इसमें ऐसे करके एक डंडा और बना देते हैं। तो उसका आप देखोगे आपको लगा मिस प्रिंटिंग हो, मिस प्रिंटिंग नहीं, वो संबंध को रियल नंबर वाले सेट से अलग करने के लिए डंडा किया। लेकिन अपनी किताबों में ऐसा नहीं है, हमारी मानते हैं हम तो है ना बताने के लिए। अब परिसर बताओ, परिसर किसका मान होता है? अब आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रही होगी, जो x अक्ष है वो तो है प्रांत, और जो y अक्ष है वो क्या है? जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो आप देखो ग्राफ जो हमारा बन रहा है ये x अक्ष पर कौन कौन से मान ले रहा है? सारे मान ले रहा है। y अक्ष पर कौन से मान ले रहा है? सारे मान ले रहा है। तो इसकी प्रांत भी रियल नंबर हो गई और इसकी परिसर भी रियल नंबर। प्रांत को कहते हैं डोमेन और परिसर को कहते हैं रेंज। रेंज भी हो जाएगी इसकी माइनस से प्लस। इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन, अचर फंक्शन। नंबर तो है कांस्टेंट फंक्शन। इसे कहते हैं अचर फंक्शन। अगर कोई फंक्शन fx बराबर k है, के मतलब कोई भी तो ऐसे फंक्शन को हम अचर फंक्शन। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम, x का मान 1 मान लो, मैं मान लेता हूँ k है, ये मान ही k। x का मान 0 तो y का मान k, x का मान 1 तो y का मान k। क्लियर लिखा है।
एफ एक्स बराबर, आप देख रहे हैं एक्स एक्स के तो सारे मान ले लेंगे, वाई एक्स पे कौन सा मान ले रहा है इसने, केवल के। परिसर के लिए चलते हैं सीधे सीधे, प्रांत के लिए हॉरिजॉन्टल, परिसर के लिए ऊपर नीचे। जब भी कर्व घूमेगा तभी परिसर आ जाएगा, ठीक है। और ये सीधा सीधा चलता जा रहा है तो इसका परिसर कितना है बताओ पहले, प्रांत बताओ, प्रांत बताओ, माइनस अनंत से प्लस अनंत। परिसर बताओ, परिसर है ओनली, इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हमें लिखना समुच्चय के रूप में ही। अब के क्योंकि एक ही अवयव है तो मैंने इसको समुच्चय के रूप में लिखा, और ये माइनस अनंत से प्लस अनंत ओपन इंटरवल है तो मैंने इसको ओपन इंटरवल। क्लियर हुआ? चलो बाई कर लीजिए, कल शुरू हो गया तीसरी पढ़ाई, आज तो इंट्रोडक्शन